बोलना भी मत। अपनी नजर लग जाए यार है ना, वो सब बड़ी जगह है। आगे जी सारे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं क्वेश्चन 36 शुरू करते हैं। उसका एक क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, एक दो क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो डिस्क्लोजर से रिलेटेड है, तो इम्पेयरमेंट का साथ मिला के वो डिस्क्लोजर का एक क्वेश्चन कर देंगे सर। IAS 36 जी। Impairment of assets, non-current assets. Impairment of non-current assets. देखिए, इम्पेयरमेंट का लफ्जी मतलब होता है कम होना, और इम्पेयरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट का मतलब हुआ नॉन करंट एसेट की वैल्यू का कम होना, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से नहीं। अगर यूज की वजह से एसेट की वैल्यू कम हो, यूज की वजह से कम हो, तो वो डेप्रिसिएशन होगी। लेकिन अगर यूज के अलावा एसेट की वैल्यू कम हो रही है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, दैट कुड बी एनी रीजन, तो हम कहते हैं हमारे एसेट की वैल्यू इम्पेयर हो गई, यानी हमारा एसेट इम्पेयर हो गया। अगर आपका एसेट इम्पेयर हो गया है तो उसकी कॉस्ट को आपको लिखना चाहिए अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस के नाम से। आपने जाना क्या होता है प्रूडेंस? व्हाट इज प्रूडेंस? फ्यूचर में लॉस होता है पहले उसको रिकॉर्ड करना जी, जो फ्यूचर लॉसेस हैं वो भी रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, जबकि जो फ्यूचर गेन्स हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक हो गया? या दूसरे लफ्जों में प्रूडेंस कहते हैं कि हम अपने एसेट्स को अंडरस्टेटेड लिखेंगे, वेयर जो लायबिलिटीज हैं वो ओवरस्टेटेड होंगी, वो ज्यादा लिखी जाएगी। राइट? ये जो इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली ड्राइव किया गया प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट से, कि ये हम दरअसल ये वो लॉसेस हैं फ्यूचर में हमसे जो इस हमारे एसेट से एक्सपेक्टेड है, कहते हैं वो जो फ्यूचर के लॉसेस हैं आप उन्हें अभी से रिकॉर्ड करें। तो जो इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट है दिस इज एक्चुअली ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। इम्पेयरमेंट का जो इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन है वो जरा लिख लें एक दफा। इम्पेयरमेंट वो कहता है कि अगर एसेट की हमारे एसेट की कैरिंग वैल्यू हमारी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है, हमारे एसेट की कैरिंग वैल्यू, मैं लिखवाता हूँ जी, आपने उर्दू में नहीं लिखा, इंग्लिश में पहले सुनिए। अगर हमारे एसेट की कैरिंग वैल्यू उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो हम कहेंगे हमारा एसेट जो है वो इम्पेयर हो गया, यानी हमारा एसेट की कैरिंग वैल्यू है 100 रुपया, लेकिन उसके मिल रहे हैं हमें सिर्फ 70 रुपये। तो इसका मतलब है हमारा एसेट जो है ये रिक्वायर्ड अमाउंट के पैसे नहीं दे रहा, ये हमें दे सकते हैं सिर्फ 70 रुपये, लेकिन हमने इसे कितने का लिखा हुआ है? 100 रुपये का। यानी इसका ये मतलब मैंने आपको बताया था हमारा एसेट हमेशा अपने कैश फ्लो जनरेशन के मुताबिक लिखा जाता है, उसको जो अमाउंट रिलायबली मेजरेबल की जाती है
उसकी रिलायबल मेजरमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। हम एसेट को हमेशा उतना लिखते हैं जितना वो हमें फायदा दे सकता है, जितना वो हमें फायदा दे सकता है। अगर आपका एसेट लिखा हुआ है अपने 100 रुपए का और वो फायदा दे सकता है सिर्फ आपको 70 रुपए का, इसका मतलब है आप एसेट को नीचे आना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम अपने एसेट को उसकी कैश फ्लो जनरेशन के मुताबिक लेके आ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं कि ये हमारा एसेट इम्पेयर हो गया। उसकी कैरिंग वैल्यू 100 है लेकिन वो दे सकता है हमें सिर्फ 70 रुपए। तो लिख लें, इफ द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट इज मोर देन, rather is lesser than the carrying value of the non-current asset। जो एसेट की कैरिंग वैल्यू है वो ज्यादा है, या if the carrying value of the asset is more than the recoverable amount, यही लिख लें, if carrying value of the asset is more than the recoverable amount of the asset is said to be impaired। इसीलिए जो इम्पेयरमेंट है वो ऐसे लिखी जाती है कि अगर हम अपने कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट का डिफरेंस लें, हमारी कैरिंग वैल्यू ज्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारी इम्पेयरमेंट लॉस होगा, राइट। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेशन, पहले जो है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया, एक से ज्यादा दफा ये क्वेश्चन पूछा गया थ्योरी में, एक से ज्यादा दफा ये पूछा गया आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन, क्या वजूह होता है जिनकी वजह से एसेट इंपेयर हो जाता है, व्हाट आर डिफरेंट रीजंस ऑफ इंपेयरमेंट, व्हाट आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ इंपेयरमेंट, राइट। तो हेडिंग दें कॉजेज ऑफ इंपेयरमेंट या फैक्टर्स इफेक्टिंग इंपेयरमेंट, factors affecting impairment। देखिए, दो फैक्टर्स होते हैं इसके, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं और एक इंटरनल फैक्टर होते हैं। अच्छा, इसका भी क्वेश्चन आता है, कुछ दे के रीजन पूछता है, बताएं ये एक्सटर्नल फैक्टर है या इंटरनल फैक्टर है, तो ये भी जरा इसकी भी सेग्रीगेशन देख लीजिएगा। पहले देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से। देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स वो हैं जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं, यानी वो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो मार्केट की वजह से हैं या और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम इसे कहते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है हमारे लिए, यानी कंपनी उसे कंट्रोल करना भी चाहे तो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, ओवरऑल इकोनॉमी बैठ गई, जब ओवरऑल इकोनॉमी बैठती है तो जाहिर है एसेट्स की वैल्यू भी उसी हिसाब से नीचे चली जाती है, उसकी प्रोडक्शन के हिसाब से। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जिसे इकोनॉमिक डाउनटर्न भी कहते हैं, इकोनॉमिक डाउनटर्न। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, यानी ऑब्सोल्यूट हो गई, पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो
तो जब नई चीज आती है तो पुरानी एसेट की वैल्यू ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मोबाइल्स के ऊपर सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करती है। आपने एक मोबाइल लिया, जैसी इसकी टेक्नोलॉजी चेंज होती है पुरानी एसेट की वैल्यू ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती है। हमें अच्छी तरह याद है ये जो 3310 होता था नोकिया का, एक वक्त होता था ये 25,000 का मोबाइल आता था, 2001, 2, 3 की बात कर रहा हूँ, और तब 25,000 होता है, ये बड़ी महंगी अमाउंट होती थी। वो जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज हुई, अब अगर आप 3310 लेने जाए पुराने वाला तो वो शायद आपको 1500 का भी मिल जाएगा, ठीक है, और नया मोबाइल मिलेगा 1500 का। वाई? टेक्नोलॉजी चेंज आ गई, नए से नए फीचर्स आ गए। तो नई चीजें आने की वजह से जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो पुराना एसेट होता है उसकी वैल्यू नीचे चली जाती है। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इसके। टेक्नोलॉजी चेंजेस, ऑब्सोलेंस कहते हैं, जो ऑब्सोलीट होगी चीज, राइट। अच्छा, फिर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इनके भी बढ़ने कम होने से एसेट की वैल्यू नीचे चली जाती है। जो इंटरेस्ट फैक्टर्स हैं ये भी मैटर करते हैं। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो डिस्काउंट रेट्स, ये भी बाय द वे इंटरेस्ट रेट्स ही होते हैं, लेकिन ये वो वाले होते हैं जो IRR में जो यूज करते हैं। जैसे हम जो एक तो हमारे होते हैं ना अपने जो प्रिवेल कर रहे होते हैं मार्केट में, एक वो रेट्स हैं जो हम अपनी कैलकुलेशंस के लिए फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट्स कैलकुलेट कराते हैं, जिसे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं हम इसे। तो जो डिस्काउंट रेट है या जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी एसेट की वैल्यू को डिटरमिन करने में हमारी हेल्प करता है। अभी हम थोड़ी देर तक इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एसेट है, उसने हमें अगले साल जाकर देने हैं 10,000 रुपया, और वो 10,000, लेकिन आज के रेट के मुताबिक देखें तो उसकी वैल्यू शायद कितनी बनेगी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, शायद 6,000 बने। और अगर अगले साल, उससे अगले साल देखें, हर आने वाले साल में इंटरेस्ट फैक्टर यानी इन्फ्लेशन का फैक्टर जो है वो बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट का रेट बढ़ता जाता है, फ्यूचर में पैसे आने वाले की जो अमाउंट होती है उसकी वैल्यू कम से कम होती जाती है। यानी डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से जो फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं उनकी वैल्यू कम होती जाती है। तो जैसे जैसे फ्यूचर के कैश फ्लोज की वैल्यू कम होगी, तो एसेट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? फ्यूचर के कैश फ्लोज के ऊपर। तो कैश फ्लोज कम होंगे तो एसेट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। माइंड यू, मोर द डिस्काउंट रेट और इंटरेस्ट रेट, लेसर विल बी द फ्यूचर कैश फ्लोज। जितने ज्यादा होंगे, प्रेजेंट वैल्यूज लेनी होती है ना आपने, अगर आपको याद हो प्रेजेंट वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की जाती हैं? प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज और जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फ्यूचर कैश फ्लो ज्यादा हो और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा हो तो वैल्यू कम होगी आपकी। अगर अभी हम कैलकुलेट करते हैं, इम्पेयरमेंट भी फ्यूचर कैश फ्लोज की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट की जाती है, इसलिए जो इम्पेयरमेंट का इफेक्ट होता है वो डिस्काउंट रेट के ऊपर भी होता है, यानी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। मोर दी डिस्काउंट रेट, lesser will be the future cash flows, and of course lesser will be the value of the asset. तो asset impair consider किया जाएगा इसमें, राइट जी। अच्छा, फिर एक और फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन, देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब हमारा बाय द वे बिजनेस पूरे का पूरा एसेट होता है ना, पूरे का पूरा जो बिजनेस की वैल्यू होती है। हमने एक लक्ष्य में एक बिजनेस खरीदा 1 करोड़ रुपए का, वो उस बिजनेस की वैल्यू क्या है? उसके शेयर्स, उसके शेयर्स फर्ज कर लें आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर्स और 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक 100 रुपया। अगर उसकी 100 रुपए की मार्केट वैल्यू है 100 रुपया, उसकी मार्केट वैल्यू है 100 रुपया और 1000 हमारे पास शेयर्स हैं, प्लस 1 लाख हमारे पास उसकी वैल्यू होगी। अगर मार्केट में उसकी वैल्यू शेयर्स की कम हो जाए, 100 रुपए से कम होके उसकी वैल्यू लसीम आ जाती है 70 रुपए,
तो इसका मतलब है हमारे बिजनेस की वैल्यू भी उसी हिसाब से नीचे आ जाएगी। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके जितने टोटल शेयर्स हैं जो आपने इशू किए हुए हैं, जो बिजनेस ने इशू किए हुए हैं, रेज्यूम हमने 1000 इशू किए हुए हैं और उसकी फेस वैल्यू रेज्यूम 10 रुपए, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू 100 रुपए। मार्केट में वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो मैं कहूंगा मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? माई शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। तो मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मेरे बिजनेस की मार्केट वैल्यू इतनी है कि मेरे टोटल शेयर्स मल्टीप्लाई बाय उसकी मार्केट वैल्यू। आज अगर मैं बेचना चाहूँ अपना बिजनेस तो वो कितने का बिकेगा? मेरे टोटल शेयर्स मल्टीप्लाई बाय जो मार्केट में मिलेंगे, जो मार्केट में मिलेंगे फेस वैल्यू से तो मेरा कोई लेना देना नहीं ना। फिर तो मेरा किसके साथ लेना देना है? मार्केट के साथ। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर रेज्यूम 100 रुपए है और मार्केट में शेयर की वैल्यू नीचे आ गई तो इसका मतलब है मेरे बिजनेस की वैल्यू भी नीचे आएगी। बिजनेस की वैल्यू नीचे आने का क्या मतलब है? मेरे बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू नीचे आ गई, मेरे बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू नीचे आ गई। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अनदर रीजन कि हमारे बिजनेस की वैल्यू जो है वो नीचे आ जाती है उससे। ठीक हो गया? तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल, ऑब्सोलेंस, इंटरेस्ट रेट इसके बढ़ने से आपके ज़ाहिर लोन्स लेने की आपकी एबिलिटी कम हो जाएगी, जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा तो हमारे एसेट्स इंपेयर हो जाते हैं। डिस्काउंट रेट इसका फ्यूचर कैश फ्लोज के साथ ताल्लुक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका भी फ्यूचर से ताल्लुक है। ले रही जनाब स्टोरियां चाहिए। कॉल करो चल सर्दी है बहुत। जी जी आज ठंड है। अच्छा जी, इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए इंटरनल फैक्टर्स में ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में, यानी हम इसे अवॉइड कर सकते थे लेकिन अवॉइड नहीं कर सके समहाउ। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एसिड को बहुत रफ यूज किया, या जिस पहले कहने के एक्सीडेंटल जो अच्छा वाला एसिड आपका चल रहा था, आपके किसी ड्राइवर ने लापरवाही से आकर मशीन में टक्कर मारी और पे ये मशीन लाखों रुपए की मशीन जो है वो लाखों रुपए की हो गई, लाख कख बन गए, राइट? तो एक्सीडेंट्स हैं, ठीक है? आपके जो डैमेजेस हैं, फिजिकल डैमेजेस जिसे हम कहते हैं, राइट? अच्छा, फिर उसमें ये है कि आपने अपने एसेट को या तो बहुत ज्यादा यूज किया या बिल्कुल यूज नहीं किया, दोनों तरह से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। एक एसेट था आ गया आपके पास, उसकी लाइफ की लेसिम 10 साल, आपने उसको 10 साल में यूज करना था, आपने इसे एक्सेसिव यूज किया। एक्सेसिव यूज करने से जाहिर है एसेट की वैल्यू नीचे जाएगी। तो या तो एक्सेसिव यूज हो गया या आपने अंडर यूटिलाइजेशन की उसकी, अंडर यूटिलाइजेशन और ओवर यूटिलाइजेशन। ठीक हो गया? इन दोनों सूरतों में अगर नहीं यूज करेंगे तो पड़े पड़े को जंग लग जाएगा, और अगर आपने एक्सेसिव यूज किया तो फिर वो ज़ाहिर ज्यादा यूज होने की वजह से, रफ यूज होने की वजह से खत्म हो जाएगा, राइट? फिर रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह, कि आप रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे उसकी वजह से एसेट्स जो है उसकी वैल्यू, जैसे आप रिस्ट्रक्चर करते हैं तो रिस्ट्रक्चर करते हुए पुराने एसेट्स जो होते हैं वो पुराना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा उनकी वैल्यू नीचे जाना शुरू हो जाती है। तो रिस्ट्रक्चरिंग of business. वैसे एक और भी होता है पोस्ट सिनर्जी फैक्टर्स। पोस्ट सिनर्जी फैक्टर्स, ये जब दो बिजनेस मिलते हैं
तो मिलने के बाद एसेट्स की वैल्यू जो है वो हम उसको सही तरह एसेट्स को यूटिलाइज नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। वो सिनर्जी कहते हैं, दो चीज़ों के मिलने के बाद उससे यूज लिया जाता है। कहते हैं 1 + 1 = 3। सिनर्जी फैक्टर्स क्या होती है? 1 + 1 = 3, यानी एक काम करेगा, एक दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं तो वो कम फायदा देंगे, लेकिन अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो ये 3 लोगों जितना काम करेंगे। तो ये पोस्ट सिनर्जी फैक्टर्स होते हैं। इसमें भी आपके एसेट की वैल्यू जो है वो अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज ना की जाए, हैंडल ना की जाए, तो उसकी भी वैल्यू कम होती है आपकी। तो पोस्ट सिनर्जी फैक्टर्स ये भी इंटरनल फैक्टर होता है आपका, सिर्फ थ्योरी की हद तक। अच्छा, ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर थ्योरी में मैं आपको बता रहा हूँ, 2 दफ़ा तो आ चुका है, ये मैंने देखा। ये 2 से ज़्यादा दफ़ा चेक हो चुका थ्योरी में यूज हुआ। 5 नंबर की थ्योरी, 7 नंबर की थ्योरी, व्हाट आर डिफरेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स ऑफ इंपेयरमेंट। तो जो इसके फैक्टर्स हैं ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज़ है, इससे ज़रा अच्छी तरह देख लीजिएगा। राइट, इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, या उसमें एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर, 2 3 4 दे दे, उनमें से कोई एक ही होगा, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर, फिर वो इनमें से कोई ना कोई होगा। राइट, अच्छा जी, मिटाना चाहता हूँ जी, आगे चलें। मिटाऊं? अच्छा, once it is decided कि ये एसेट इम्पेयर हो गया, ये एसेट इम्पेयर हो गया, इसका मतलब है इनमें से कोई फैक्टर जो है वो अप्लाई हो गया और उसने कह दिया कि एसेट इम्पेयर हो गया। अक्सर क्वेश्चन में आपको जब वो क्वेश्चन बिल्ड करता है तो उसमें ये फैक्टर्स भी लिख देता बहुत सारे कि इनमें ये हो गया, ये वो कहानी सिर्फ ये बताने के लिए होगी कि वो बताना चाहता है कि हमारा एसेट इम्पेयर हो गया, आपने उससे परेशान नहीं हुआ। आपने जब कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करते हुए जो इसकी बेसिक्स हैं जो भी हम डिस्कस करते हैं, आपने उसको स्टिक करना, वहाँ पर रहेंगे तो इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन रिलेटिवली इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन जो है टेस्ट होता है। बहुत दफ़ा एमसीक्यूज में टेस्ट होता है, डिस्क्लोजर्स में भी टेस्ट हो जाता है, अलग भी टेस्ट होता है, लेकिन रिलेटिवली आसान क्वेश्चन होता है इसका। लेकिन अगर आता हो ना आता हो तो फिर ये भी मुश्किल बन जाता है, बल्कि अच्छा खासा मुश्किल बन जाता है। राइट, अच्छा, इसको आपने कैलकुलेट किस तरह से करना, देखिए इम्पेयरमेंट जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया इम्पेयरमेंट क्या चीज़ है जी। इम्पेयरमेंट इज इक्वल टू, अगर कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट जो है वो ज़्यादा हो गई किससे, जो रिकवरेबल अमाउंट है उससे, ठीक हो गया, किससे, अगर कैरिंग वैल्यू ज़्यादा हो गई रिकवरेबल अमाउंट से, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इम्पेयरमेंट। इसका मतलब है इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक किसकी ज़रूरत है, कैरिंग वैल्यू। व्हाट इज कैरिंग वैल्यू, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट, यानी आज मेरा एसेट जब इम्पेयर हुआ है उस वक्त वो कितने का था, वो कैलकुलेट करने के लिए, जैसे रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए पहले कैरिंग वैल्यू फाइंड आउट की, डिस्पोजल कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या कैलकुलेट की, कैरिंग वैल्यू, एक्सचेंज कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या कैलकुलेट की, कैरिंग वैल्यू। तो यहाँ पर भी इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करने के लिए भी कैलकुलेट की जाएगी कैरिंग वैल्यू। कब तक की, अप टू द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट, अप टू द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, अप टू द डेट ऑफ एक्सचेंज। आपको याद होगा सब डेट ऑफ चेंज तक इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी। राइट जी, अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, रिकवरेबल अमाउंट के बारे में वो कहते हैं जी, जो रिकवरेबल अमाउंट है ये 2 चीजें होती हैं जी। रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं जी, या तो ये होगा वैल्यू इन यूज VIU, या फिर इसकी जो डिस्पोजल प्रोसीड्स होंगे कितने का वो बिक सकता है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी कि ये एसेट अगर हम इसको बेचें तो ये आज कितने का बिक जाएगा, जो इम्पेयर्ड एसेट, जो एसेट
इम्पेयर हुआ, जिसकी इम्पेयरमेंट फाइंड आउट करनी है। अगर हम कैसे इम्पेयरमेंट पता चलेगी, ऐसे ही पता चलेगी ना कि आज बेचने जाए तो वो कितने पैसे देता है। अगर वो कैरिंग वैल्यू से कम है तो उसका मतलब है कि हमारा एसेट इम्पेयर हो गया। तो हम कैसे पता करेंगे कि आज अगर हम इसे बेचने जाएं तो ये कितने का बिकता है। दूसरा, अच्छा अगर आप नहीं बेचना चाहते तो चले हम इसे चलाते रहते हैं। अगर हम इसे चलाते रहते हैं तो जितने साल ये आगे चलेगा उसमें ये हमें कितने पैसे दे सकता है, कितना कैश फ्लो जनरेट करके दे सकता है। इसका मतलब है वैल्यू इन यूज एक्चुअली इज द फ्यूचर कैश फ्लोस। वैल्यू इन यूज क्या है, फ्यूचर कैश फ्लोस। लेकिन कैलकुलेट कब करना है आपने, वैल्यू आज कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपने फ्यूचर को आज में कैलकुलेट करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी क्या ले लेते हैं जी, प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं। तो व्हाट इज वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज एक्चुअली इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोस व्हिच कैन बी जनरेटेड थ्रू द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट। जो हम एसेट यूज कर रहे हैं, इसे अगर हम यूज करते रहें तो फिर क्वेश्चन में दिया होता है कि अगर हम इसे यूज करते रहे तो अगले ये 4 सालों में इतने इतने कैश फ्लोस दे सकता है। तो हम उनकी प्रेजेंट वैल्यूज ले लेंगे, तो उससे क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू इन यूज। अच्छा अगर हम नहीं चलाना चाहते तो दूसरी ऑप्शन क्या है, कैसे पता चलेगा, हम उसे बेच दें। तो बेचने जाएंगे तो क्या मिलेंगे, डिस्पोजल प्रोसीड्स। लेकिन डिस्पोजल प्रोसीड्स क्या होंगे, जितने का वो बिक सकता है, जो उसके प्रोसीड्स हैं, सेल प्रोसीड्स, माइनस अगर कोई उसको बेचने में कॉस्ट आ रही है तो डिस्पोजल कॉस्ट। सेल प्रोसीड्स माइनस डिस्पोजल कॉस्ट। तो व्हाट कुड बी द रिकवरेबल अमाउंट, ईदर द वैल्यू इन यूज और डिस्पोजल प्रोसीड्स, whichever is higher, whichever is higher। इन दोनों में से जो हायर होगा वो रिकवरेबल अमाउंट होगी। तो क्वेश्चन में दोनों दिए होंगे, बात का एक भी दिया होता है, लेकिन अगर दोनों दिए हैं तो फिर देखेंगे दोनों में से हायर वैल्यू किसकी है। जो हायर वैल्यू होगी दैट विल बी टेकन एज रिकवरेबल अमाउंट, राइट जी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज जो है ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैश फ्लोज, लेकिन नेट कैश फ्लोज। यानी नेट कैश फ्लोज का क्या मतलब है, नेट कैश फ्लोज का मतलब है उन कैश फ्लोज को जनरेट करने में जाहिर है कुछ ना कुछ हमारा भी तो पैसा लगेगा ना। तो जो पैसा लगेगा वो कितना लगा वो उसमें से माइनस किया जाएगा, वो उसमें से माइनस किया जाएगा। तो इसको एक्चुअली हम कह सकते हैं, वो अभी मैं क्वेश्चन इसका कराता हूँ आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट कैश फ्लोज, राइट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट कैश फ्लोज। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक जरा छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं इसका। अब हमने ये तय कर लिया कि मैं जरा इसको सम अप कर दूं, जब भी इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन आया उसने कहा इम्पेयरमेंट कैलकुलेट कर लिए। तो इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू थिंग्स, नंबर 1 इज कैरिंग वैल्यू, नंबर 2 इज रिकवरेबल अमाउंट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट कुड ईदर बी वैल्यू इन यूज व्हिच इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट कैश फ्लोज और डिस्पोजल प्रोसीड्स व्हिच इज सेल प्रोसीड्स, कितने का बिक सकता है माइनस उसे बेचने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है, राइट जी। अच्छा इन दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट होगी दैट विल बिकम अ रिकवरेबल अमाउंट, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बिकम इम्पेयरमेंट, राइट। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल लिखें, माइंड यू ये दोनों एस्टिमेटेड होंगे, ये भी एस्टिमेटेड और ये भी एस्टिमेटेड। A company have purchased a non-current asset. A company have purchased, that could be any machine, building, vehicle. Company have purchased a non-current asset costing 100,000. Costing 100,000 on 1st of January 2000 and on 1st of January 2010.
On 1st of January 2012, on 1st of January 2012, asset was found impaired. Asset was found impaired and can have a disposal proceeds of 40,000. A commission of 5,000 will be paid to sale agent. A repair and maintenance expense of 5,000 was also needed. A repair and maintenance expense was also needed before the asset could be sold. A transportation cost of 2,000 will be needed. A transportation cost of 2,000 will be needed, and a dismantling cost of 3,000 would also be needed. यानी जो एसेट बिक रहा है वो बिकेगा 40,000 का, लेकिन इस 40,000 का बेचने के लिए आपको 5,000 रुपया कमीशन एजेंट को देना पड़ेगा। शायद 5,000 रुपये की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है, 2,000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी चाहिए जो लेके जाएगा, और 3,000 रुपये की डिसमेंटलिंग कॉस्ट होगी। ये देखिए, ये दरअसल उसने क्या बताया, डिस्पोजल प्रोसीड, सेल प्रोसीड 40,000 की है, लेकिन इसमें से डिस्पोजल कॉस्ट कितनी आ गई, उसकी कमीशन देना पड़ गया, उसका साथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गई, डिसमेंटलिंग कॉस्ट आ गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई। इसका मतलब है डिस्पोजल प्रोसीड जो नेट होंगे वो शायद कोई अभी आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो कितने निकलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 25,000 रुपये के पास हमारे पास एक तो ये अमाउंट आ गया। अच्छा, दूसरा, इफ द कंपनी कंटिन्यू टू यूज दिस एसेट, वो भी लिखें, इफ द कंपनी कंटिन्यू टू यूज दिस एसेट it can generate cash flows of it can generate cash flows of 30,000, 10,000 and 5,000 in the next 3 years. At the end of the 3rd year, the asset could also be sold for 7,000. Well, let's make it 5,000 to make the calculations simpler. The asset can also be sold for 5,000. यानी 3 साल वो कैश फ्लोज देगा और तीसरे साल में जाहिर कहता खुद भी बिक जाएगा, 5,000 का फिर भी बिक जाएगा, राइट। अच्छा जी, अब लाइफ रहेगी जी, लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 years, ओरिजिनल लाइफ। लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 years and the discount rate prevailing is 10%. क्या? डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट या मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। बस बस हो गया।
मेरे ख्याल 300 से फालतू देते मैं सवाल लिखवाता हूँ, राइट। देखिए सादा सी रिक्वायरमेंट है कि इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करें। हाउ सिंपल, हाउ सिंपल। अच्छा, नाउ टू कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस वी नीड कैरिंग वैल्यू एंड रिकवरेबल अमाउंट। सर इम्पेयरमेंट लॉस ही होगा, सर इम्पेयरमेंट लॉस ही गेन नहीं होगा। नहीं, इम्पेयरमेंट गेन मजा करो, यानी लॉस कैन नॉट बी गेन, इम्पेयरमेंट लॉस ही होगा, इम्पेयरमेंट लॉस, राइट। अच्छा जी, इसका मतलब है मुझे चाहिए कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट किस दिन, ऑन 1 जनवरी 2012, और साथ इसके मेरी छोटी सी रिक्वायरमेंट और भी लिख लें, 2012 के एक्सट्रैक्ट्स भी निकालते, एक्सट्रैक्ट्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, एक्सट्रैक्ट्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। बस आप छोटा सा लिखिए एक्सट्रैक्ट्स फॉर 2012, ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अच्छा जी, आपने ये एसेट कब खरीदा, रकम जनवरी, रकम जनवरी। स्ट्रेट लाइन में जी, स्ट्रेट लाइन मेथड में ये डेप्रिसिएशन मेथड इज स्ट्रेट लाइन, डेप्रिसिएशन मेथड इज स्ट्रेट लाइन। पहली चीज मुझे क्या चीज चाहिए जी, कैरिंग वैल्यू। तो कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नंबर 1 चीज मुझे चाहिए, ये एसेट था कितने का, 1 लाख रुपए का। नंबर 2, इसकी लाइफ कितनी थी, 10 साल। रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं थी, इसका मतलब 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 10 साल। और कब तक के लिए चाहिए मुझे, सादा सा रूल याद रखें, जिस दिन इम्पेयरमेंट कह रहा है उस दिन तक की डेप्रिसिएशन चाहिए मुझे, उस दिन तक की डेप्रिसिएशन चाहिए, सो दैट आई कैन कैलकुलेट कैरिंग वैल्यू। 10 पूरा साल चला जी, 11 पूरा साल चला, 12 को पहले दिन ही आते ही इम्पेयर हो गया, इसका मतलब है 2 साल की डेप्रिसिएशन मुझे जी। तो 20,000 अगर ये डेप्रिशिएट हो गया तो कैरिंग वैल्यू विल बी, ठीक हो, 1 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू 80,000। सो पहली चीज तो जी मेरी जो चाहिए थी वो तो मेरे पास आ गई, ये मेरा एसेट है कितने का, 80,000 रुपए का। अच्छा, दूसरी चीज मुझे चाहिए, अब ये मुझे दे क्या सकता है, अब ये मुझे दे क्या सकता है, ये मुझे 2 चीजें दे सकता है, या तो ये खुद बिक जाए, उसने कहा ये अगर आज बेचने जाए तो कितने का बिकेगा, लेकिन अगर 5,000 कमीशन एजेंट को दें, 5,000 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस दें, 2,000 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन लगेगी और 3,000 इस एसेट को डिसमेंटल करने के लिए भी लगेगा, तो बचा फिर क्या दिया आखिर में, 25,000। ठीक हो गया जी। या तो ये इसकी रिकवरेबल अमाउंट क्या है, 25,000, या वैल्यू इन यूज। व्हाट इज वैल्यू इन यूज जी, वैल्यू इन यूज एक्चुअली इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लोज कहता है वो अगले 3 साल में, ये पहले साल में कितना दे सकता है जी, 30,000, दूसरे साल में 10,000 और तीसरे साल में प्लस, और खुद भी 5,000 का बिक जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 5 + 5 10,000 तीसरे साल में भी दे देगा, लेकिन कैश फ्लोज 5 देगा और 5,000 वो खुद भी बिकेगा, तो टोटल कैश फ्लोज तीसरे साल में मुझे कितना मिलेंगे, 10,000। तो ये जरूर याद रखिएगा, कैश फ्लोज, जो कैश फ्लोज होते हैं उनमें 3 चीजें होती हैं, कैश इनफ्लोज, कितना कैश दे सकता है, कैश आउटफ्लोज, जो कि मैंने इस क्वेश्चन में नहीं लिखा, कितने एक्सपेंसेस इस 30,000 को कमाने में कितना एक्सपेंस लगा वो निकलेगा, इस 10,000 को कमाने में कितना एक्सपेंस लगा वो यहाँ से निकलेगा, इस 10,000 को कमाने में कितना एक्सपेंस लगा। तो 3 चीजें होंगी, कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज, प्लस द एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर। जिस जी 5,000, लेकिन साथ मैंने और भी चीजें लिखवाई ना कि 3rd ईयर में जाकर वो एसेट खुद भी 5,000 रुपए का बिक जाएगा,
तो ये दरअसल ऐसे है बेटा, देखें 5 + 5 5000 कैश फ्लोज देगा प्लस 5000 आपको एसेट में भेजेगा, तो टोटल मैंने 10 करके लिख दिया। ठीक हो गया जी। तो अगले 3 साल में ये मुझे ये कैश फ्लोज दे सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे चाहिए कब? अब ये मुझे 1 साल के बाद मिलेगा, ये 2 साल के बाद मिलेगा, ये 3 में। अगर मैंने इनकी वैल्यू आज निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यूज ले लूंगा। क्या रेट बताया जी? 1 अगर कैलकुलेट कर सकेगी तो सर हम सिंपली भी तो 30,000 मल्टीप्लाई 10% कर सकते हैं ना। हाँ, तो फिर अगली दफा फिर करना पड़ेगा। तो इस साल तो करेंगे तो अगले पेपर में फिर करना पड़ेगा, क्योंकि इस दफा तो फिर फेल हो जाएगा निकाल, राइट? तो सर वो सीधा नहीं कर सकते प्रेजेंट वैल्यूज। प्रेजेंट वैल्यूज का मतलब है ये जो 30,000 मुझे साल बाद मिलेगा, इसकी वैल्यू आज कितनी है, ये आज मुझे कितने का पड़ा। हाँ, इसको कैलकुलेशन के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 पावर -1 भी कर सकते हैं और 1/1 भी कर सकते हैं। जी प्लीज अफसर। 27272 यानी जो 30,000 मुझे 1 साल के बाद मिलना है, उसकी वैल्यू आज कितनी है? 27,272 रुपये। और जी ये वाला जी 8264 और ये 7513 ले जी, ये टोटल कर लें। सर वो आपने 8 लिखा है 5 लिखा है ये जी। मैंने पूरी कोशिश करके 8 लिखने की कोशिश की। 826 नहीं 0.4 नहीं होती है, तो हो सकता है इट शुड बी 8264 बिकॉज दिस इज 10,000। 43049 इसकी टोटल जो प्रेजेंट वैल्यू निकली 3 सालों में, जो मुझे पैसे इतने मिलने थे, उसकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो वो कितनी बनती है? 43,049 रुपीस, राइट? इसका मतलब है ये एसेट अगर मैं बेचने जाऊं तो मुझे कितने का पैसे दे सकता है? नेट 25,000। और अगर मैं इसे यूज करता रहूं तो ये मुझे कितने देगा? 43,000। मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? नो, विच वन इज हायर? दिस वन इज हायर। सो 43049 जो बाकी होगा जी वो आपका क्या हो जाएगा? इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। हाउ मच जी? 3695 12 इतना नहीं होना चाहिए। हाँ, 1 तक ठीक है। 36,951 रुपए का मेरा एसेट इम्पेयर हो गया। इसका मतलब है मेरा 80,000 वाला एसेट अब 80,000 का नहीं रहा, बल्कि कितना हो गया? 43049। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे आपके एसेट की वैल्यू कितनी है, तो रिकवरेबल अमाउंट जो होगी वो आपका क्या होगा? एसेट होगा। आज के बाद मेरा एसेट क्या है? ये एसेट है। एसेट की वैल्यू आज के बाद 43049 होगी जी, राइट जी। अच्छा, पहली रिक्वायरमेंट तो ये थी कि इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर दे। लेकिन दूसरी भी एक रिक्वायरमेंट थी, इसके एक्सट्रैक्ट्स निकाल दे 2012 के लिए। 2012 के लिए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। देखिए इसमें भी जो हमारा 2012 इम्पेयरमेंट जब होगी, तो इम्पेयरमेंट के लिए भी जब भी एसेट कोई भी हो, बेशक एसेट बिक रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, रीवैल्यू हो रहा है, इम्पेयर हो रहा है, एसेट की एक्सपेंस ये जरूर जाएगा जी, डेप्रिसिएशन, राइट। दूसरा इससे क्या रिलेटेड एक्सपेंस हो सकता है? वो क्या जी? इम्पेयरमेंट लॉस। आपको याद होगा डिस्पोजल से रिलेटेड क्या था? डेप्रिसिएशन और गेन या लॉस। एक्सचेंज से रिलेटेड क्या था? डेप्रिसिएशन और गेन या लॉस। इम्पेयरमेंट से रिलेटेड क्या है? डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉस। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या था? डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन लॉस, अगर कोई लॉस था। तो ये तमाम केसेस में अगर एक्सट्रैक्ट्स निकालने पड़ जाएं तो ये याद रखें यही चीजें हर दफा डेप्रिसिएशन और उस साल से रिलेटेड कोई भी उससे लॉस या गेन एक्सपेक्टेड होता है। रिवैल्यूएशन गेन बाय द वे यहाँ नहीं आता, वो अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में जाएगा। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा? आज के बाद एसेट क्या है?
और अगर वो एसेट एक दिन में चला है तो उसकी डिप्रिसिएशन, राइट, ये एक सेट। अब देखिए मैं अगर आपसे पूछूं इस एसेट की डिप्रिसिएशन कितनी है तो जो कैलकुलेट करके देगा उसको अभी चाय पिलाऊंगा। 0। ये देखो अप्लाई की चाय। गलत। अच्छा इतने कॉन्फिडेंस से यकीन करो झूठ बोलता हुआ पहली दफा सर देखिए 2010 और 2011 मैंने ये मैं फिर से मैं ऊपर लिख देता हूँ कब मुझे चाहिए एक्सट्रैक्ट्स 12। ओ अच्छा एंड सर 10,000। 10,000 जाएगी? नहीं जी 10,000 भी नीचे जाएगी। 5381 हैं? 5381 5 3811 कैसे निकाली? 43049 को रिमेनिंग लाइफ से divide रिमेनिंग लाइफ से कर दिया। गलत। देखिए रिमेनिंग लाइफ इज 8 साल ना, आपने 8 से डिवाइड किया। और कोई और बंदा अब समझ बताना चाहती, नहीं बताना चाहती, ना बताएं। सर सही कह रही हूँ वो ठीक कह रहे हैं। जी 5381 नहीं जी वैसे in any other cases in any other case probably the answer would have been right, लेकिन इस केस में ये आंसर गलत है। हाँ इम्पेयरमेंट में भी बिल्कुल आपका आइडिया ठीक है और मुझे खुशी है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है और इम्पेयरमेंट में बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट भी आता है। इस केस में ये केस नहीं आ सकता। रिमेनिंग लाइफ क्या है इसकी मुझे? 8 साल। रिमेनिंग लाइफ क्या है इसकी? हमने 2010 में खरीदा था और 12 में जाकर हो गया, 10 साल लाइफ थी, 2 साल यूज हो गए तो 8 साल ही बनती है। नहीं मुझे लगता है कि सना बताएगी रिमेनिंग लाइफ कितनी। अली बताएगा सर यूजफुल लाइफ पे लेंगे यूजफुल लाइफ कितनी? सर 10 साल। 3 साल सर रिमेनिंग 3 साल उसकी यूजफुल लाइफ कैसे निकली? तीसरे साल Yes. डेट पे हम डिस्पोज करें यस चाहे इसकी हुई थी। देखिए इस केस में डोंट फॉरगेट क्या कह रहा है, ऐसे कितनी देर चल सकता है? 3 साल। अगर कैश फ्लो 3 साल दे सकता है तो आप बाकी रिमेनिंग लाइफ फिर सवाल ही पैदा नहीं। 7 साल। नहीं रिमेनिंग लाइफ तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होगी। यस देखिए वो खुद बता रहा है ये एसेट अब कितने साल चल सकता है? 3 साल 3 साल। तो यहाँ से याद रखना है, यहाँ से याद रखना है कि इसकी रिमेनिंग लाइफ नहीं है। 8 साल नहीं है। हाँ ये उसने ना बताया, उसने कहा होता इसकी वैल्यू इन यूज खुद बता देता, वैल्यू इन यूज इज 4304,049 और कुछ और ना बताया, फिर हम क्या अज्यूम करते? फिर आप बिल्कुल ठीक, फिर रिमेनिंग लाइफ के ऊपर हम इसको कर देते, यानी हमें ये बताया ही ना होता कि अगले कितने साल चलेगा, तो फिर 8 या उसने क्वेश्चन में खुद बताया ही ना होता कि उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है, ना उसने कैश फ्लोज बताए होते, सिर्फ वैल्यू इन यूज की डायरेक्ट वैल्यू बता देता। वैल्यू इन यूज की अक्सर क्वेश्चन में ऐसा होता है वो कैलकुलेट नहीं कर, यहाँ तो कैलकुलेट कराया तो पता चल गया ना कि 3 साल चला। अगर वो डायरेक्टली हमें वैल्यू ही ये दे दे, हमें क्या पता कितने साल, तो फिर उसकी रिमेनिंग लाइफ क्या ली जाएगी, फिर रिमेन उस पर डिप्रिसिएशन के लिए क्या वैल्यू ली जाएगी, फिर रिमेनिंग लाइफ उसकी लाइफ बन जाएगी, राइट। इस पर्टिकुलर केस में द लाइफ ऑफ द एसेट इज 3 years, ideally it should have been 8 remaining life, लेकिन in this particular case remaining life is 3 years। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन बुक में कहीं टेस्ट नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता, ठीक हो गया। क्वेश्चन को ऐसे पूछता है, वो बता देता है, वहाँ पर थ्योरी में डिस्कस होती हैं चीज़ें, लेकिन शायद ऐसी चीज़ें वहाँ पर ऐसे डिस्कस ना होंगी। जी प्लीज आप बताएं जी डिप्रिसिएशन कितनी हुई? 1434 अब डिप्रिसिएशन जो 14349 ये कैसे आई होगी जी? 43049 जो एसेट की रिकवरेबल अमाउंट है डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, हालांकि नहीं जो दी यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, हालांकि उसकी रिमेनिंग लाइफ 8 साल थी, लेकिन कैश फ्लो से हमें पता चल गया कि लाइफ 3 साल है उसकी। लॉस उसने बता दिया होगा जी, वो तो हमारे पास पहले ही है, राइट। और एसेट कितने का जी? एसेट 43049 और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? ये वाली 1434, राइट। और बाहर इसकी कैरी वैल्यू लिख दी जाएगी 28700, राइट। ये एक सेट है। बस है।
हाँ जी, मैं भी यही चाह रहा हूँ। एक मिनट। अच्छा, एक 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 दो और चीजें बस, एक दो बस। एक तो ये है कि ये कैश फ्लोज जो हैं, इसके साथ मैंने एक्सपेंसेस अभी जानबूझ के नहीं लिखवाए। मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा टफ पहली दफ़ा क्वेश्चन नहीं करवाना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता। दूसरा ये कि इसकी बात का थ्योरी में एक और चीज़ पूछ लेता है कि क्या इसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, कि क्या क्या कहाँ कहाँ ये काम नहीं करेगा। तो देखिए, इसमें जो दो मेन चीज़ें, दो तीन मेन चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि हाँ यार, इन बेसिस के ऊपर ये चीज़ें शायद डाउटफुल हो जाए। मिसाल के तौर पर किन चीज़ों को आप, या वो कहता है कि कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, वो कौन कौन सी चीज़ें थी। नंबर 1 देखिए, ये कैलकुलेट करते हुए हम डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, फ्यूचर कैश फ्लोज के ऊपर या डिस्पोजल प्रोसीड्स के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है ना। इम्पेयरमेंट की वैल्यू ये कैलकुलेट करने के लिए मैं किसका मोहताज हूँ, मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए, एंड एट द सेम टाइम मुझे ये भी चाहिए, ना सिर्फ ये चाहिए बल्कि ये भी चाहिए। और ये चाहिए के लिए मैं किसका मोहताज हूँ, डिस्काउंटिंग फैक्टर का। ठीक हो गया। इसका मतलब है मैं जिन दो तीन चीज़ों का मोहताज हूँ, उनमें से एक तो वो है जो कैश फ्लोज है, एक डिस्काउंट रेट है और दूसरा डिस्पोजल प्रोसीड्स है। तीन चीज़ें, ये तीन की तीन चीज़ें माइंड यू, ये तीन की तीन चीज़ें फ्यूचर से रिलेटेड है, एस्टिमेटेड। ये तीन की तीन चीज़ें एस्टिमेटेड है, इनमें से कोई एक भी रियलिस्टिक नहीं हो रही। इसका मतलब है इन तीन की तीन चीज़ों को अगर मैं ठीक से कैलकुलेट नहीं करता या इनको ठीक से असेस नहीं करता फ्यूचर में, तो इसका मतलब है मैं अपने एसेट को एयर मुमकिन है या गलत इंपेयर कर बैठूं या गलत वैल्यू ज़्यादा दे बैठूं। दोनों सूरतों में गलत जो इसकी एस्टिमेशन है, दैट कैन मिसलीड मी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला पॉइंट जो आपको इसको मद्देनजर रखना चाहिए, लिखें, इसकी हेडिंग दे लें, पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर कैलकुलेटिंग रिकवरेबल अमाउंट्स। Points to be noted before calculating recoverable amounts. Number 1, future cash flows। और ये सब छोटा सा लिख लें कहीं पर कि अगर रॉन्ग एस्टिमेट कर लें हम, फॉर एग्जांपल मेरा एक एसेट है, मैंने उसे एस्टिमेट लगा लिया ये अगले साल मुझे 30,000 रुपया कमा के देगा, और अगले साल गए थे एसेट साहब लम्बे पै गए, उन्होंने 5,000 कैश फ्लोज दिए। तो इसका मतलब है मैं पिछले साल इम्पेयरमेंट लॉस 30,000 की बुनियाद के ऊपर कैलकुलेट कर चुका, और जब मैं आगे गया तो मेरी एस्टिमेशन बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसका मतलब है बहुत अच्छे वैल्यूअर्स की ज़रूरत होती है आपको कैश फ्लोज को कैलकुलेट करने के लिए। तो जो केयरफुल असेसमेंट ऑफ द कैश फ्लोज है वो बहुत ज़रूरी है, और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो भी एस्टिमेटेड है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरा जो प्रोडक्शन एक्सपेंस होगा वो इतना होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जो इसको जो शायद रिपेयर करना पड़ जाए मुझे, वो भी इतना एक्सपेंस लग जाएगा उसके ऊपर, तो वो कैलकुलेशन भी मुमकिन है उतनी ना लगे। तो इसकी जो कैश फ्लोज की क्या लिखा आपने इसका, कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज, तो उसके आगे छोटी सी डिटेल लिख लें, अ केयरफुल असेसमेंट ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। जो आउटफ्लोज हैं जाहिर वो भी तो चाहिए ना, जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं is important, is important, number 1, right? ये याद रखनी है आपने, केयरफुल असेसमेंट कैश फ्लोज की। थोड़ी सी भी रॉन्ग असेसमेंट हुई
तो हमारा एसेट एन मुमकिन है गलत इम्पेयर हो जाए, राइट। दूसरी चीज, अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर विच यू आर एक्सपेक्टिंग के शायद अगले 3 सालों में 10% होगा और अगले 3 सालों में जाकर पता चला कि वो तो 20% से भी ऊपर निकल गया, तो अगर वो ठीक नहीं है तो उसका मतलब है ये तो ठीक हो गया, कैश फ्लो तो आपने ठीक 30,000 कैलकुलेट कर लिया था, सेस किया तो 30,000 ही निकले, लेकिन जो डिस्काउंटिंग फैक्टर था वो आपने 10% असेस किया था, वहां पर क्या हो गया 20%। इसका मतलब है आपने कम असेस किया, तो उसकी वजह से भी आपकी जो इम्पेयरमेंट है उसके ऊपर फर्क आएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग पे जो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, केयरफुल असेसमेंट ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये पॉइंट मेरा समझ रहे हैं नीचे आप, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। केयरफुल असेसमेंट ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये थ्योरी के लिए बहुत अच्छा टॉपिक, पूछ सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच यू फील कैन इफेक्ट आर इम्पेयरमेंट कैलकुलेशन या रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेशन, राइट बेटा। मुखी इसमें मसला है बच्चा? नहीं सर, अच्छा, मुझे ऐसे लगा जैसे आप यू आर वेबर्ड। टाइम का बस हुआ। अच्छा, आज हमने लेट आप बता दें कल वैसे एक और चीज, तो केयरफुल असेसमेंट ऑफ द डिस्काउंटिंग फैक्टर इज आल्सो नेसेसरी। तीसरा डिस्पोजल प्रोसीड्स। देखिए, आप एसेट को डिस्पोजल, आपने सोचा हुआ है कि ये आपको डिस्पोजल 25,000 में हो जाएगी और वहां पर जाकर पता चला कि आपके एसेट की वैल्यू जो है वो 80,000 से भी ज्यादा का बिक गया। इसका मतलब आप एसेट को इम्पेयर नहीं होना चाहिए था उसे, तो बल्कि रिवैल्यू होना चाहिए था, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा है तो। ठीक हो गया। तो ये भी, तो जो डिस्पोजल एस्टिमेट्स हैं वो भी केयरफुली होने चाहिए हमारे, राइट। डिस्पोजल proceeds and disposal expenses estimates, disposal proceeds and disposal cost estimates should also be carefully done. लो जी, तो आज हमने क्या किया जी, सबसे पहले इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन की, इम्पेयरमेंट के जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं एक्सटर्नल इंटरनल वो किए, इम्पेयरमेंट कैलकुलेट कैसे हुई, रिकवरेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है, और उसके जो फैक्टर्स हैं रिकवरेबल अमाउंट को जो इफेक्ट कर सकते हैं वो भी डिस्कस किए। आज जाकर आप इम्पेयरमेंट का चैप्टर पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें, बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इम्पेयरमेंट के तकरीबन सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। कल इसकी इंशाल्लाह बुक की प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़ सर। वालेकुम अल्लाह हाफ़िज़।